हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा सेकंड रिव्यू है। फर्स्ट रिव्यू आपने देखा कि एक फिक्शन बुक का था, द मिडनाइट लाइब्रेरी। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप अभी चेक कर सकते हैं जाके। दिस इज द सेकंड बुक, नॉन फिक्शन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। 2020 की पब्लिश बुक है ये, और वन ऑफ द बेस्ट रेटेड बुक्स ऑन गुड रीड्स एंड ऑल ओवर द इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड मनी और सेल्फ हेल्प। तो वन ऑफ द माई बेस्ट बुक्स, आई वुड से इट्स अ मस्ट रीड मेरी तरफ से। अगर मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूंगा इस बुक को, तो डेफिनेटली आई विल से कि एक बार कोई ना, हर कोई इंसान इसे जरूर पढ़े। इस बुक को पढ़ के आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा पैसे को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे या फिर आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपकी जो सोच है और आपकी जो नॉलेज है पैसे को लेके अभी तक की, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा, अगर पूरा नजरिया नहीं बदलता है तो। और इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये 19 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये वाली बुक। तो उन्हीं में से मैंने कुछ 11 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन लेसन्स हो सकते हैं हमारे लिए, आपके लिए, सबकी सभी के लिए। डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ वो बाकी लोगों से अलग हो सकता है। कुछ लोगों को 9 ऐसे लेसन्स मिले हैं, कुछ को 10, कुछ को 15। तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा लेसन्स सीखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे कम में भी काम चल सकता है। तो बस यही है। थोड़ा लंबा हो सकता है बुक रिव्यू एंड समरी ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पहला लेसन है कि डिफरेंस क्या है रिच और वेल्दी में, आपको ये समझना है पहले। मेन फोकस इस बुक का जरूर ये है कि द आपको पैसे का मनोविज्ञान समझाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि पैसे का कोई मनोविज्ञान नहीं होता, साइकोलॉजी कभी पैसे की नहीं होती, एक इंसान की होती है। तो इस बुक के थ्रू वही सिखाया गया है कि इंसान की साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है जब उसके पास पैसा आ जाता है, या जब उसके पास पैसा भी नहीं होता तो भी। तो आप ये कह सकते हैं कि पैसा एक डिपेंडेंट फैक्टर है, और जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो है इंसान, उनकी साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान। तो पैसे को लेके कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो पहला लेसन हम शुरू करेंगे कि आपको फर्क समझना है कि एक रिच में और एक वेल्थ इंसान में क्या फर्क होता है। ऑफ कोर्स अगर आप गूगल करते हैं तो इन दोनों का सिनोनिम, इन दोनों का मतलब पर्यायवाची एक ही होगा, दोनों का मतलब धनी या अमीर ही होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा मनी के हिसाब से देखेंगे, साइकोलॉजिकली सोचेंगे, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। ऐसा ऑथर हमें बताते हैं, और ये सच भी है। तो हम लोग इस चीज को कवर करते हैं थ्रू अ स्टोरी। तो ये स्टोरी है शकील ओनील की। एनबीए के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, बास्केटबॉल प्लेयर, एलए लेकर्स के, कोबे ब्रायंट के साथ खेलते थे। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपना करियर शुरू किया तो ऑफ कोर्स है बहुत पैसा मिलता है बास्केटबॉल प्लेयर्स को, तो उन्हें भी बहुत पैसा मिला। और जब भी किसी इंसान को सडनली बहुत पैसा मिलता है तो उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं फटाफट अपने शौक पूरे कर लूँ सारे के सारे। अगर मुझे 10 लाख आज मिले तो मैं यही सोचूंगा कि मैं 10 लाख कैसे खर्च कर सकता हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 10 लाख में से मैं बचा कितना सकता हूँ, और मेरी जो जरूरतें हैं वो मैं कितने कम से कम में पूरी कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा डिफरेंस है रिच और वेल्दी का। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। शकील ओनील की जो स्टोरी मैं बता रहा था कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपना करियर जब शुरू किया बास्केटबॉल में, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी मनी है, एंड उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं काफी, यूएस में बहुत पैसा मिलता है। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 30 मिनट में $1 मिलियन उस वक्त खर्च किए थे। तो $1 मिलियन का मतलब उस रेट के हिसाब से भी आप लगभग मान के चलोगे तो अप्रोक्स 4 करोड़ रुपए होते हैं। तो 4 करोड़ रुपए 30 मिनट में कोई कैसे खर्च कर सकता है। मुझे पता है आप कहेंगे कि आप जाके 10 करोड़ की या 5-4 करोड़ की जमीन ले लो, 2 मिनट लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब वो तो हो गया, आपने प्लान करके कुछ लिया, लेकिन रिच पीपल के बारे में ये बताया गया है कि वहाँ प्लानिंग नहीं चलती, वहाँ इंसान की साइकोलॉजी इतनी जल्दी बदलती है पैसा को देख के कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे आगे क्या करना है। तो वैसे ही उन्होंने 30 मिनट में 1 मिलियन को कैसे खर्च किया। वो मर्सिडीज में गए, उन्होंने अपने लिए एक कस्टमाइज्ड काले रंग की मर्सिडीज खरीदी, $2.5 लाख की। उनके पास बचे $8.5 लाख। जब वो घर आए वापस, तो उनके पापा ने उनसे पूछा कि ओके तुम्हारी कार है, मेरी कार कहाँ है। उन्होंने वो वापस मैं मर्सिडीज शोरूम में गए, उन्होंने अपने पापा के लिए भी सेम वही डिट्टो ऐसी कार खरीदी, अगेन $2.5 लाख की।
उनके पास बचे $5 लाख। अब उनके पापा और वो जब वापस आए घर पे तो उनकी मम्मी ने कहा कि जब तुम्हारे पास दोनों के पास कार है तो मेरी कार कहाँ है। तो इस तरीके से आप फिर वो वापस गए, अपनी मम्मी के लिए उन्होंने कस्टमाइज मर्सिडीज ली। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने एक 30 मिनट में 4 करोड़ रुपए, मतलब 1 मिलियन, आप मैथ्स लगा लीजिएगा कि उस वक्त के एक्सचेंज रेट्स क्या थे और कितने पैसे होते हैं, बट लगभग लगभग इतने ही रुपए होंगे, 4 से 5 करोड़ रुपए। तो $1 मिलियन कैसे उन्होंने 30 मिनट में खर्च कर दिए। ये चीज था जब एक इंसान की मेंटेलिटी रिच वाली होती है कि मैं रिच हो गया हूँ, मेरे पास पैसा है। दूसरी चीज, अब इसको कंपेयर करते हैं वेल्दी मेंटेलिटी से कि वेल्दी इंसान की मेंटेलिटी कैसी होती है। सेम वही शकील ओनील, जब उनके खर्चे ऐसे बढ़ते गए, और बढ़ते भी नहीं, जैसे जिस तरीके से उनकी काफी लाइफ रही है, तो उन्हों से ही यही होता है कैमरे के सामने। तो उनके किसी सीनियर ने जो शायद फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, पर्सनल या कोई म्यूचुअल फ्रेंड, उन्होंने उन्हें समझाया कि आप जो भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जो होते हैं, जो लोग खेल कूद में बहुत होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो रिटायरमेंट के बाद इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती लॉन्ग टर्म तक। क्यों? क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है इतना महंगा खर्चा करने की, और ऑफकोर्स जब तक वो खेल रहे हैं उनकी इनकम है, जब वो खेलना बंद कर देंगे उनका इनकम सोर्स कम हो जाता है, मतलब चलता रहता है बट बहुत कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली। तो तब उन्होंने समझाया कि जो तुम अभी ये खर्चा कर रहे हो, इस मेंटेलिटी को चेंज करो, आगे के बारे में सोचो, अपनी आने वाली पुश्तों के बारे में सोचो। एक रिच इंसान अभी अय्याश सॉरी अय्याश नहीं कहूंगा, अभी एक रईस वाली जिंदगी जी सकता है, लेकिन एक वेल्दी इंसान अभी के साथ साथ अपनी आने वाली पुश्तों के साथ भी, उसके पुश्तें भी एक रईस वाली जिंदगी जी सकते हैं। ये एक फर्क होता है रिच और वेल्दी में। तो उन्हें समझाया गया कि कैसे आप अपनी मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास $100 हैं तो आप ये मत सोचिए कि 100 में से आपने 50 खर्च कर लिए, 50 बचा लिए, या फिर आपने 100 के 100 खर्च कर लिए। आपकी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको आपकी नीड्स हैं, आपके पास $100 हैं या 10 लाख हैं, तो आप $100 में से ₹75 बचाओ, और आपने पहले 50-50 किया। लेट्स से इजी एग्जांपल, $100 हैं, आपने उसका 50-50 किया, 50 आपको बचाने हैं, 50 आपको खर्च करने हैं। आपको जो 50 खर्च करना है उसमें से भी आप 50-50 करो। तो समझ गए आप, 75-25 का रेशो। तो अगर आपकी वैसी मेंटेलिटी रहेगी, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपके बिहेवियर में चेंज होगा, आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, फ्रॉम रिच टू बीइंग वेल्थी। सो ये था लेसन नंबर 1 फ्रॉम दिस बुक। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है कि आपको स्मार्टनेस, जो जिसे कहते हैं कि हिंदी में क्या होता है स्मार्टनेस का मतलब, बहुत ज़्यादा होशियार या बहुत ज़्यादा तेज तर्रार, वो आपको रिच बना सकता है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वही आपको वेल्दी बना सकता है। अगेन कैसे, मतलब अगर क्या क्या डिफरेंस होगा कि ऑफ कोर्स जो बंदा स्मार्ट है, हम यही सोचते हैं कि इंटेलिजेंट है, हार्वर्ड एमबीए है, या फिर किसी बड़े स्कूल से पढ़ा हुआ है तो वो अमीर होगा, जल्दी अमीर बन जाएगा। और कभी हम सोचते हैं कि कोई अनपढ़ सा, मतलब अनपढ़ गंवार इंसान कहाँ से पैसे कमा पाएगा, कैसे अमीर हो पाएगा। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना होता है रिच और वेल्दी के लिए। कैसे? अगेन एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये होगा यूएस के 2 डिफरेंट लोगों का, अराउंड 2004 से 2004 से 2008 के बीच की बात है ये। तो पहले इंसान जो जिस पर हम फोकस करेंगे स्मार्टनेस के लिए जो पहले इंसान थे वो थे रिचर्ड फस्कॉन जो थे, ही वाज अ हार्वर्ड से एमबीए और मैरिल लिंच के टॉप एग्जीक्यूटिव। उनका नाम 40 अंडर 40 में था 2004 के आसपास। तो आप सोच सकते हैं कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो, और उन्होंने काफी पैसा कमाया था 2000 से लेकर 2008 के बीच में। बहुत इतना पैसा, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने एक 18,000 स्क्वायर फुट का घर, 18,000 स्क्वायर फीट का घर किराए पे लिया, जहां पे वो एक अपनी लैविश जिंदगी जीते थे, और जिसका महीने का खर्चा $90,000 था। ये कुछ ऐसी मतलब उनकी लाइफस्टाइल थी। लेकिन 2008 के क्राइसिस में उनकी ये जो लैविश लाइफस्टाइल थी वो उनको भारी पड़ गई, और उनका दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए बेसिकली वो। और जो भी उनके रियल एस्टेट या जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो 75% के डाउन कट पे बिकी। मतलब अगर आपकी $100 की चीज है तो उस पर 75% का कट होके वो सिर्फ $25 की बच गई। इतना बुरा हाल था।
ये था स्मार्टनेस। स्मार्टनेस ने इनको रिच बनाया, बट इनका जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ, इनकी स्मार्टनेस ही रही, तो ये पीक पे पहुंच के वापस आ गए। दूसरी जगह हम आते हैं, बात करते हैं रोनाल्ड रीड की। सो रोनाल्ड रीड कौन थे? अगेन 2004 की बात है ये भी। उन्होंने 25 साल एक छोटी सी गैस स्टेशन पे जो कार साफ करते हैं वहां पे जॉब की। बहुत ही मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि अनपढ़ जैसे नॉर्मल इंसान जो भी कम पढ़ा लिखा कैसे जैसे काम करता है वैसे उस टाइप के। 17 साल वो एक स्वीपर की नौकरी की उन्होंने, और अपनी लाइफ में उन्होंने सिर्फ एक घर खरीदा $12,000 का, और पूरी जिंदगी 50 की उम्र में 50 की एज में वो विडो हो गए थे, विधवा हो गए थे बेसिकली। तो आप सोच सकते हैं 25 साल तक जिस बंदे ने गैस स्टेशन पे गाड़ियां धोई हैं, गाड़ियां साफ की हैं, 17 साल तक जो बंदा स्वीपर रहा है और जिंदगी में सिर्फ 12,000 का एक उसने अपना घर खरीदा है, तो क्या ही होगा उसके पास ऐसा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उस इंसान की डेथ हुई एट द एज ऑफ 94, उस इंसान के पास $8 मिलियन थे। $8 मिलियन। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी यूएस में उस वक्त के लिए कि एक स्वीपर के पास, एक नौकर के पास $8 मिलियन कैसे हो सकते हैं। तो आप सोचिए, इतनी लंबी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री थी, उन्होंने जो नौकरी की थी उसने थोड़ा थोड़ा सेव करके हमेशा अपनी सेविंग्स की, उन्होंने सेविंग्स पे ध्यान दिया, और वही सेविंग्स बाद में विथ टाइम कंपाउंड होते हुए एक इतना बड़ा बल्क छोड़ गई। उन $8 मिलियन में से उन्होंने $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स को दे दिए, और $6 मिलियन उन्होंने अपनी उसी लोकेलिटी की जो लाइब्रेरीज थी और जो हॉस्पिटल्स थे उनको दान कर दिए। तो ये डिफरेंस होता है अगर आपकी मेंटेलिटी है एक रिच की, तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ जनरली कैसा होता है, जिनके पास बहुत जल्दी पैसा आता है वो बहुत जल्दी पैसा खोते भी हैं। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स पे और आपके आने वाली वेल्थ पे। तो स्मार्टनेस से ज़्यादा अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे को लेके। ठीक है, मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 3। हमारा लेसन नंबर 3 है कि लोगों का बेसिकली क्या फंडा होता है कि हम लोग बहुत ही वैसे हैं कि कैसे समझाऊं मैं, हाँ निराशावादी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, कि हम गलत चीज पे या नेगेटिव चीज पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगेंस्ट, कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसको छोड़ के। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि न्यूज में डेली बेस पे ये बताया जाता है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो ठीक है आप देखोगे, आप यही सोचोगे यार रोज का काम है तो इनका, सभी यही बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, मार्केट अच्छा जा रहा है, सब पैसे कमा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन किसी दिन अगर किसी ने ये कह दिया कि मार्केट गिरने वाला है, या फिर वहाँ लड़ाई होने वाली है, वहाँ आग लगने वाली है, यहाँ ये हो सकता है नई बीमारी आने वाली है, तो आपका जो माइंड है वो उस चीज को अलग प्रोसेस करेगा, उस पर ओवर विजिलेंट होके वो एक्स्ट्रा फोकस करेगा उस चीज को। तो यही चीज है कि इंसान बहुत ही पेसिमिस्ट जिसे कहते हैं हम, निराशावादी, उसकी तरफ ज्यादा फोकस हो जाता है इन चीजों को लेके। सो दिस इज काइंड ऑफ लेसन नंबर 3। अगेन इसको भी एक स्टोरी के थ्रू हम बताते हैं, डिस्कस करेंगे। तो 2008 में क्या हुआ कि लेस्टर ब्राउन एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद जिन्हें कहते हैं, शायद या पर्यावरणवादी, जो भी होता होगा हिंदी में। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था 2008 में, 8 की स्टार्टिंग में, आप सोच रहे हैं 2008 में क्राइसिस आने वाला था, मतलब क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तब की बात है, उससे थोड़ा सा पहले साल की स्टार्टिंग की बात है। उनकी एनालिसिस ये थी, वो काफी उन्हें पेसिमिस्ट भी बोलते हैं, वो काफी बड़े निराशावादी थे एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके। तो उन्होंने 2008 की स्टार्टिंग में कहा था कि चाइना को पर डे 98 मिलियन बैरल्स तेल चाहिएगा, क्रूड ऑयल पर डे। और उस वक्त ग्लोबल यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैपेसिटी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की भी नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो कैपेसिटी थी पर डे की, वो थी 85 मिलियन बैरल्स। तो आप सोच सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग 98 मिलियन बैरल पर डे अगर किसी को तेल चाहिए, सिर्फ एक कंट्री हो, 2030 तक का उन्होंने अनुमान किया था ये। और उस पर्टिकुलर मोमेंट के दौरान पूरा वर्ल्ड सिर्फ 85 मिलियन बैरल्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, तेल तो बचेगा ही नहीं किसी और के लिए, चाइना के लोग ही ले जाएंगे सारा तेल। तो ये चीज उन्होंने काफी, उनकी बड़ी थीसिस है, पूरा उनकी पूरी क्या कहते हैं उसको, थीसिस टाइप सी,
जो कौन सा पेपर होता है, रिसर्च पेपर, यस, रिसर्च पेपर है ये इस चीज के ऊपर। आप सोच सकते हैं इसके बाद हुआ क्या। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2001 और 2000 में $20 थे, इस रिपोर्ट के आने के बाद 2008 के मिड में वो $180 हो गए। या फिर 2001 से हम 2008 कंपेयर भी ना करें तो 2007 तक, मतलब इस रिपोर्ट से एक साल पहले तक वो क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल थे। और इस रिपोर्ट के आने के बाद और काफी, मतलब जब उन्होंने ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में, इनकी अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है कि ऐसा क्यों होगा अभी तक, क्योंकि नए रेवलेशंस नहीं हो पाए हैं, हम जितना तेल निकाल रहे हैं उतना ही निकाल पाएंगे, तब तक टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। तो उसकी वजह से वो क्रूड ऑयल प्राइसेस $180 पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, मतलब, और उसके बाद हुआ क्या बेसिकली। उसके बाद हुआ कि जब क्रूड 180 का पहुंच गया तो कंपनीज ने और नई नई डिस्कवरीज करनी शुरू कर दी, या फिर जो कुएं उन्होंने पहले ऑपरेशन में नहीं थे उनके, जो बंद कर रखे थे खर्चे की वजह से, वो भी उन्होंने वापस स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि क्रूड अब काफी महंगा बिक रहा था, तो अब वो अपनी कॉस्ट जो थी, उनका खर्चा था, वो उठा सकते थे। तो उसी के चलते, ऑफ कोर्स सी बात है, 2030 तो नहीं आया, बट आप देख सकते हैं कि अभी भी तेल है, काफी तेल है, क्रूड ऑयल का भंडार है इन वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल खत्म होने वाला है अभी, जैसा कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार था, वैसा कुछ भी नहीं है। बट इस चीज से लेसन ये सीखने को मिलता है कि जब कोई इंसान जब निराशावादी होता है, या फिर निराशावादी की तरफ, पेसिमिस्ट की तरफ हम ज्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद ही आप, वही एक चीज ऐसी है जो आपके अंदर कुछ डर बैठा के नई नई डिस्कवरी लाने के लिए मजबूर कर देती है। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है इस बुक में कि लक, लक क्या चीज है। और लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आप, मैं, या फिर कोई भी आम इंसान एक हंसी मजाक में कह देते हैं कि ठीक है यार, वो लकी था, उसका हो गया, या वो लकी था, वो अमीर बन गया। इससे भी ज्यादा जरूरी, मतलब आप सोच नहीं सकते, अगर आप एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से अगर इस चीज को देखें या नोटिस करें, तो लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज को लेके, पैसे को लेके। कैसे? अगेन एक स्टोरी, वही सारे चैप्टर्स के स्टोरीज पे बेस्ड हैं, और यही चीज इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो लक के ऊपर हमारा बहुत फेमस स्टोरी है ये, ऑफ कोर्स आपने सुनी भी होगी काफी लोगों ने, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस की। तो ये तीनों फ्रेंड्स थे स्कूल में, और तीनों एक साथ ही कोडिंग पे और कंप्यूटर पे काम करते थे बेसिकली। तो बिल गेट्स ने खुद ने ये कहा था कि अगर उन ये तीनों साथ होते तो ये तीनों साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाते, या ऑफ कोर्स लॉन्च करते। बट ऐसा हुआ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ पॉल एलन और बिल गेट्स ने ही बनाया। लेकिन ऐसा क्यों? तो इस चीज पे ऑथर ने कहा है कि लक यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। दो चीजें यहाँ हुई। पहली चीज कि उस वक्त जब बिल गेट्स स्कूल में थे, उनका जो रेशो था कि एक इंसान, एक किसी बच्चे को टीनेज में कंप्यूटर मिलना यूएस में उस टाइम में, द रेशियो वाज 1 to 1 मिलियन। मतलब 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को टीनेज में और ऐसे स्कूल में, हाई स्कूल में कंप्यूटर मिलता था। ये एक पहला लक है कि अगर बिल गेट्स उस स्कूल में ना जाते, उस वक्त उस स्कूल में अगर कंप्यूटर ना होता, तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट ना होती। पहली चीज। दूसरी चीज कि 3 दोस्त में से सिर्फ 2 ही दोस्त क्यों हैं? तीनों दोस्त, और बिल गेट्स खुद ये कहते हैं कि वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। केंट इवांस जो थे उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पॉल एलन और इंटेलिजेंट इन द सेंस जो उनका सोचने का तरीका था इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, वो बहुत ज्यादा एडवांस था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीजन बीइंग, अगेन वही चीज, लक कैसे में फैक्टर करता है कि उन्हीं स्कूल में, मतलब उनकी स्कूल की एक ट्रिप गई थी किसी माउंटेनियरिंग पे, मतलब माउंटेन्स में ट्रैकिंग वगैरह के लिए। और वहां पे उस टाइम में केंट इवांस का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां एक्सपायर हो गए। इस चीज का रेशो क्या है? अगेन वही कि एक टीनेज बच्चे का एक स्कूल ट्रिप पे किसी हर साल माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग की वजह से डेथ होने का रेशियो वही 10 लाख में सिर्फ एक बच्चा ऐसा है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे 1 लाख था, 10 लाख में से एक बच्चा जिसको कंप्यूटर मिल गया उस टाइम में और जिसने माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर दी, उसी जगह सेम उसी के साथ का दूसरा बच्चा 10 लाख में से एक बार एक जगह एक बंदे के साथ ऐसा होता है जो जिसका एक्सीडेंट हो जाए माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग के वक्त फ्रॉम स्कूल ट्रिप।
तो आप देख सकते हैं कि लक कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो इसी के साथ मूव करते हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है फाइनेंशियल जजमेंट का। फाइनेंशियल जजमेंट इन द सेंस कि आप में कोई भी है जो एक नॉर्मल एवरेज इंसान, किसी को भी जज, अगर हम फाइनेंशियल जज करना चाहें तो बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। कैसे? ऑफ कोर्स। तो अगर मान लीजिए, अगर ये एक सर्वे के बेस पे ये चीज़ है कि हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के हाउस रेनोवेशन का बजट बनाता है तो उसको हमेशा 25 से 50% ओवर बजट, अगर मान लो सामने वाला इंसान कह रहा है कि मुझे कुछ रेनोवेशन करवाना है और मेरा बजट 50,000 है, और वो आपसे राय पूछता है या फिर वो अपनी किसी एडवाइजर से राय पूछता है कि रेनोवेशन में कितना खर्चा आएगा, तो उनका एस्टिमेशन हमेशा ऐसा होता है कि एस्टिमेशन बेसिकली कि अगर आपका 10,000 का बजट है तो आप ये मान के चलो कि आपका लगभग लगभग 12.5 से 15,000 का खर्चा हो, 10 का नहीं होगा। ये है फाइनेंशियल जजमेंट। और उसी जगह अगर आप खुद अपना घर का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो आपका जो जजमेंट होगा वो ये होगा कि मेरा टारगेट है कि 10,000 का मेरा टारगेट है रेनोवेशन का, और 2 महीने में मैं रेनोवेशन करा लूंगा। तो आप अपने जजमेंट पे ये नहीं देखेंगे कि आपका भी तो ओवर बजट हो सकता है। जब आप दूसरे को ये चीज एडवाइस कर रहे हो तो आपको खुद के साथ ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, जब हम खुद अपने लिए, हमारी जब बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ऑन टारगेट, ऑन टाइम, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये है सेम अगेन वही फाइनेंशियल की टर्म में, फाइनेंशियल जजमेंट जो होता है एक इंसान का दूसरों के प्रति बहुत डिफरेंट होता है। अगर दूसरे से कोई गलती होती है, हमने बहुत देखा है कि मतलब आपने, मैंने, आपके दोस्तों ने देखा होगा कि शेयर मार्केट में काफी लोगों के पैसे जाते हैं, पैसे डूबते हैं, तो हम बहुत जल्दी कह देते हैं यार इसने तो गलत डिसीजन लिया था, इसका तो इसलिए पैसे डूब गए, या फिर इसका जजमेंट सही नहीं था, डिसीजन गलत था। सेम उसी जगह जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको ये नहीं कहते उस चीज के लिए कि हमारा जजमेंट गलत था, हम कहते हैं कि ये तो एक रिस्क थी, राइट? ये रिस्क था इस चीज में, इस डिसीजन में, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। मेरा डिसीजन गलत नहीं था, ये तो एक डिसीजन के साथ एक पार्ट है रिस्क का, जिसकी वजह से गलती हुई है। तो ये चीज है कि आपका जो फाइनेंशियल जजमेंट है, आप किसी को भी जज, नॉट जस्ट फाइनेंशियल जजमेंट की बात नहीं हो रही है सिर्फ, आप किसी को भी जज करते हैं तो एक रूम ऑफ एरर रखना जरूरी होता है। आप चाहे दूसरे को जज कर रहे हो, खुद के लिए कोई चीज प्लान कर रहे हैं, एक रूम ऑफ एरर जरूर लेके चलें साथ में। ये मत सोचें कि अगर आपने कुछ सोच लिया है कि सब टारगेट पे ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, कहीं ना कहीं एरर की चांसेस, अनसर्टेनिटी रहती है। So this was lesson number 5. Moving on to next lesson, lesson 6, और वो है हमारा काफी इंटरेस्टिंग लेसन है ये कि आप, मैं, अगेन नॉर्मल इंसान, एवरेज पर्सन क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उन लोगों पे, उन इंडिविजुअल्स पे जो कि बहुत अमीर हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो अंबानी, अडानी, और अगर इंटरनेशनल बात करें तो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, अमेजोन के फाउंडर, नाम भूल गया मैं उनका सही टाइम पे, वॉट एवर। तो हम उन पे फोकस करते हैं कि भाई ये इतने अमीर है तो हम भी इतने अमीर बन जाएंगे, लेकिन हम कभी भी जो ब्रॉड ट्रेंड होता है हम उसको कभी भी वो नहीं करते, फोकस नहीं करते उस चीज पे। ऐसा क्यों? मतलब ये आप कह सकते हैं कि सबकी मेंटेलिटी ऐसी है। इस चीज को साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में ऑथर ने बहुत डेप्थ में समझाया है और समझाने की कोशिश भी की है कि आप हमेशा उन इंडिविजुअल्स के पीछे मत दौड़िए जो आपको लगते हैं कि यूनिक हैं, सबसे अमीर हैं, सब उन्होंने कुछ हटके किया है। जो चीजें हटके होती हैं, जो चीज बहुत यूनिक होती हैं, ये सबसे अलग होती हैं, वो आउटलायर्स का पार्ट होती है। आउटलायर्स किसे कहते हैं कि एक ऐसा इवेंट जो जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन जब वो होगा तो सब कुछ ही मूव कर देगा। समझ गए? आपकी मान लो सबकी लॉटरी नहीं लगती, ओके, लेकिन जब जिसकी लॉटरी लगती है वो 1-2 पैसे से या 1-2 लाख से अमीर नहीं होता, वो करोड़ों से अमीर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक आउटलायर मूवमेंट हो गया कि 10 लाख लोगों में से या 1 करोड़ लोगों में से किसी एक की लॉटरी लगी। तो सब किस पे फोकस करते हैं? सब यही फोकस कर रहे हैं कि भाई मैं एक अमीर आदमी बनूंगा, लेकिन सब अमीर नहीं बनते ना। उन 1 करोड़ या 10 लाख लोगों में सिर्फ एक अमीर आदमी बना, और वो अमीर भी कैसा बना? वो अमीर ऐसा नहीं बना कि 1 लाख 2 लाख, उसका जो आउटलायर जो मूव हुआ वो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। तो इसीलिए आप ब्रॉडर ट्रेंड पे फोकस कीजिए कि अगर ठीक है एक इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन बाकियों पे क्या हो रहा है, आप उसकी बैक साइड की इमेज देखिए। अंबानी और बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सब बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो
नहीं कमा पा रहे, या बाकी लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा मार्केट है तो सिर्फ 3 या 4 लोग ही पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप जो फोकस है अपना उसको थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। इस पे एक बहुत फेमस कोट है नेपोलियन का। नेपोलियन से किसी ने पूछा था कि एक स्ट्रेटेजिकल आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए, या आर्मी जनरल कैसा होना चाहिए। तो इस पे नेपोलियन ने जवाब दिया था कि एक स्ट्रेटेजिकल आर्मी चीफ या आर्मी जनरल जो बहुत शातिर और बहुत तेजी से मानते हैं, वो परफेक्ट बंदा एक वैसा होगा जो एक एवरेज काम करता रहेगा जब उसके आसपास का जो भी माहौल है वो वहां पे तहलका मचा हो या वो सब क्रेजी हो रहे हो, राइट। सो a perfect army general is who do everything when everyone else around him is going crazy। मतलब कि एक आप अपना काम नॉर्मल करते रहें, आपके अगल बगल में क्या चल रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, बूम आ रहा है, आप अपना काम करते रहें और उसी बात पे चलते रहें। फोकस उसे कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज लेसन नंबर 6। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 7। हमने लक की बात की थी, तो लक की कजन है यहाँ पे रिस्क, अनसर्टेनिटी, तो उसे कैसे भूल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगेन रिस्क और अनसर्टेनिटी, हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि हम कुछ भी चीज़ प्लान करेंगे, कुछ भी चीज़ सोचेंगे तो हमने रिस्क उसमें मेजर कर लिया है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमने ये सोच लिया कि 50-50 चांसेस हैं, या तो पैसे कमाएंगे या बिजनेस नहीं होगा। ये हम एक रिस्क मान के चलते हैं। हम कहीं कभी भी एक तीसरा पहलू नहीं सोचते। तीसरा पहलू होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है जो आपने सब कुछ प्लान कर लिया, आपने सब कुछ सोच लिया, आपने सारे पॉजिटिव्स निकाल लिए, सारे नेगेटिव्स निकाल लिए, उसके बावजूद अगर कुछ होता है, उसे एक्चुअल में उसे रिस्क या अनसर्टेनिटी उसे कहते हैं। ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी का मतलब ही यही होता है कि जो आप चीज सर्टेन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने जिस चीज को सर्टेन ही कर लिया तो फिर अनसर्टेनिटी बची ही ना। तो अनसर्टेनिटी ऐसी चीज होती है कि कोई इंसान कुछ करने जा रहा हो, फिर से वही अगेन कुछ भी हो सकता है, किसी के घर पे कोई बात हो गई या फिर बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया जो आपने सोचा भी नहीं था कभी, आपके रिस्क के प्लान्स में दूर दूर तक ये चीज नहीं थी। तो ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आप कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है आपने दो पहलू बना लिए, यस या नो। इसके अलावा भी एक तीसरी चीज होती है जो आपने सोची भी नहीं थी, वो भी हो सकती है। अगेन इसका उदाहरण वर्ल्ड वॉर 2 की बात आई है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो सब बहुत खुश हुए थे, काइंड ऑफ यूएस में, कि यूएस जीत गया था, अलाइड फोर्सेस एंड एवरीथिंग, सब कुछ। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो सब खुश थे इस चीज से कि भाई फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन इन द सेंस कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही, एक बहुत बड़ी रिस्क जो किसी ने सोची नहीं थी वो सामने उभर के आई। और वो क्या चीज थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस के उस वक्त कम से कम 1 करोड़ 60 लाख लोग इंक्लूडेड, मतलब किसी ना किसी तरीके से वॉर के अंदर थे। मतलब सब सामने नहीं लड़ रहे थे, मतलब किसी ना किसी तरीके से एक वॉर का पार्ट थे 1 करोड़ 60 लाख। उन 1 करोड़ 60 लाख में से 80 लाख लोग ऐसे थे जो एक्चुअल में फ्रंट लाइन्स पे थे। फ्रंट लाइन्स इन द सेंस कि जो प्रॉपरली वॉर का पार्ट थे, जो इधर आप उन्हें कह सकते हैं कि वो फ्रंट लाइन में लड़ाई कर रहे थे, या फिर वो बैक एंड में आर्मी का या फिर सेना का किसी तरीके से साथ दे रहे थे। उन 80 लाख में से 15 लाख लोग ऐसे थे जो कि यूएस से बाहर थे उस वक्त। ये 1946 की बात है। वो 15 लाख लोग ऐसे थे जो उनकी एवरेज एज थी 23 साल की, और वो 15 लाख लोग अब अगले 1-1.5 साल में वापिस आने वाले थे यूएस में। तो आप सोच सकते हैं 15 लाख लोग जब यूएस में वापस आएंगे, 23 साल की जिनकी एवरेज उम्र है, तो आप 24 मान लो, साल 1.5 साल में वापस भी आएंगे। वो 24 लाख लोग, वो 24 साल के 15 लाख लोग क्या करेंगे? वॉर तो खत्म हो गया। अब राशन पानी, ऑफकोर्स जब तक वॉर चलता है तो गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करती है, स्पॉन्सर मतलब गवर्नमेंट आपका ख्याल रखती है। लेकिन जब वॉर ही नहीं रहा, अब जब सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज वॉर पे फोकस हैं, सब आर्म्स बना रही हैं, या सब ने अपना जो मेन, जिनका इंडस्ट्री का जो मेन पर्पस था वो सब छोड़ के सब ने वॉर पे ही फोकस कर लिया। टैंक्स बनाने हैं, हथियार बनाने हैं, या फिर कोई भी नेसेसरी वाली चीजें हैं जो वॉर में यूज होती है वो सब बनानी है। तो आप सोच सकते हैं 4 से 5 साल तक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या बीतेगी।
इकोनॉमी तो बढ़ी नहीं थी ना, वो तो सब फोकस सबका वॉर था। और जब वॉर खत्म हो गया और जब लोग वॉर से वापस आ रहे हैं तो वो क्या करें? तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिस्क था अनएम्प्लॉयमेंट का। आप अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए, आप ये सोचिए कि 1929 और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका में। और 1936 38 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। तो मतलब आप डिप्रेशन से निकले, 4 5 5 6 साल हुए, आपने वॉर की तैयारी। 38 के आसपास शायद वॉर, 38 या 39 में वॉर का डिक्लेरेशन हुआ था बाय हिटलर कि हम वर्ल्ड वॉर, मतलब हमने वॉर कर दिया, अनाउंस कर दिया। बट ऑफ कोर्स वॉर ऐसे नहीं होता कि आपने आज अनाउंस किया है तो आज से ही वॉर शुरू है। वॉर की तैयारी बहुत पहले से शुरू होती है, और जिस स्केल का वो वर्ल्ड वॉर था उसकी तैयारी तो आप सोच ही सकते हैं कि साल 1.5 साल से कम पहले शुरू हुई होगी। तो 1930 में जहां देश, यूएस की बात हो रही है, डिप्रेशन से निकला, 1936 से 1938 के बीच में अगेन एक वॉर के अंदर चला गया। और उसके बाद 1946 में जब वॉर खत्म हुआ, और 1946 के 1.5 साल बाद आप ये कह रहे हो कि वापस से ही इतना डिप्रेशन, डिप्रेशन इन द सेंस कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है लोगों के पास। जब वॉर था तो सिर्फ 12,000 घर महीने के बनते थे यूएस में। 12,000 घर, 15 लाख लोग आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, नौकरी क्या करेंगे, कौन उन्हें पैसे देगा, कौन खिलाएगा? तो वो वाली सब चीजें, इतना ज्यादा ये होता है रिस्क, ये होता है अनसर्टेनिटी जो किसी ने नहीं सोची थी वॉर के टाइम में। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप, मतलब वही चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपने दो पहलू बना लिए हर चीज के, कि आपने आउटकम देख लिया है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, किसी ने तीसरी चीज नहीं देखी कि इसके अंदर और क्या अनसर्टेनिटी है। जब वर्ल्ड वॉर था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा उसके बाद क्या करेंगे। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है यूएस के, उन्होंने 7 साल तक अपने शॉर्ट टर्म रेट्स 0.38% पे फिक्स रखे थे। मतलब ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि इतनी लो इंटरेस्ट रेट आप एक इतने लंबे पीरियड तक रखते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी इकोनॉमी को सस्टेन रखना है। तो इस पे और ये बहुत डिटेल में है ये वाली चीज़, तो आप डेफिनेटली जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल पता चलेगी इस चीज़ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, आप पढ़िएगा जरूर। तो मूव करते हैं हम लेसन नंबर 8 पे। और लेसन नंबर 8 मैं कहूँगा मेरा वन ऑफ द बेस्ट लेसन है, या फिर एक चीज ऐसी जो कहते हैं ना कि एक चीज की आप गांठ बांध दो, तो इस बुक में ये लेसन ऐसा है जिसकी आप गांठ बांध ही लो। और वो लेसन है इनफ। इनफ इन द सेंस कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अब रुकिए, सोचिए, इनफ इज इनफ। कब तक भागेंगे, कब तक ये करेंगे? आपका जो गोल पोस्ट है, इसमें कहा गया है कि स्टॉप योर गोल पोस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है आज मेरे पास लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं, या मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कल को मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीने होनी चाहिए, नहीं मेरी 1 करोड़ रुपए महीने होनी चाहिए, या फिर कोई बंदा जो आज 5,000 कमा रहा है वो 50,000 की सोच रहा है, फिर लाख की सोच रहा है। कब तक कब तक आप पैसे के पीछे यूं भागते रहेंगे? तो ऑफ कोर्स हर किसी की नीड्स होती हैं, हर किसी की वांट्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा। फिर आप इस एक रेट रेस में ट्रैप होते रहेंगे और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। अगेन एक बहुत ही फेमस स्टोरी है इस पे, जोसेफ हेलर की, जो कि ऑथर हैं कैच 22 के। ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, बहुत फेमस बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स रह चुकी है। अब इसे क्या कहते हैं जो पुरानी बुक्स होती हैं, क्लासिक्स, या इट्स वन ऑफ द क्लासिक्स। तो डेफिनेटली मैं इसे पढ़ूंगा और इसका रिव्यू भी करेंगे, समरी एंड रिव्यू। तो एक पार्टी की ऑथर इसमें शेयर कर रहे हैं कि एक किसी पार्टी में जोसेफ हेलर गए हुए थे, और जोसेफ हेलर से उनके फ्रेंड ने कहा कि ये किसी हेज फंड मैनेजर की पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो हेज फंड मैनेजर है, इसने एक दिन में इतना पैसा कमा लिया जो आपने अपनी बुक से, जो आपकी रॉयल्टी मिलती है या जितनी बिक्री होती है, आपने पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमाया, आपने एक दिन में कमा लिया, उस हेज फंड ने एक दिन में कमा लिया। तो उस पे जोसेफ हेलर का सिर्फ एक रिप्लाई था कि मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं हो सकता। और जब उन्होंने पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा इनफ, सिंपली। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप इस बात की गहराई में सोचिए, गहराई में जाइए कि अगर पैसे के पीछे ही भागना है तो पैसे के पीछे भागने का कोई अंत नहीं है। आप कब तक किसको किससे कंपेयर करोगे?
कोर्स अगर अगर आप मान के चलते हैं, एक हेज फंड मैनेजर की बात ले लीजिए, अगर साल के वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो सोच रहा होगा कि मेरा जो टॉप हेज फंड मैनेजर है अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द कंट्री, वो तो कम से कम 1 करोड़ कमा रहा होगा। तो अगर 1 करोड़ कमा रहा है तो वो सोच रहा होगा कि मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ, उससे ऊपर जो है वो तो 10 करोड़ कमा रहा है। 10 करोड़ वाला सोच रहा होगा कि भाई जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 50 करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसे ही चेन चलती रहती है, चेन चलती रहेगी। कोई सोच रहा होगा कि भाई मैं अंबानी और वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, वो इतने कमा रहे हैं तो मैं इतने नहीं क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं भी उतने कमाना चाह रहा हूँ। तो आप मतलब समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो ये रेड रेस है, आप इस रेड रेस में फंसे रह जाएंगे। आप अपनी डिजायर्स रखिए, आप अपनी वांट्स रखिए, आप अपनी नीड्स रखिए, बट एक लिमिट में रखिए। ऐसा नहीं कि आपने अब अगर ये कर लिया तो आपने अपना गोल पोस्ट आगे खिसका लिया। ठीक है, आज मैंने 1 करोड़ कमा लिए, गोल पोस्ट आगे, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट 5 करोड़। 5 करोड़ कमा लिए, नेक्स्ट टारगेट 10 करोड़। तो अगर यही चलता रहा तो बस फंसे ही रह जाओगे। ये चीज़ है। तो डेफिनेटली आप अपनी जो नीड्स एंड डिजायर्स हैं, कम में खुश होना सीखिए, शुरू कीजिए। ये था हमारा लेसन नंबर 8। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 9। ये तो लेसन नंबर 9 मैं कहूँगा कि अ, बहुत ही कॉमन लेसन है, और डेफिनेटली वॉरेन बफेट का भी बेस्ट लेसन, या बेस्ट लेसन तो नहीं, वॉरेन बफेट का भी एक बहुत कॉमन लेसन है जो वो सबको कहते हैं: स्टार्ट अर्ली, सेव अर्ली, इन्वेस्ट अर्ली एंड स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब आप जल्दी शुरुआत कीजिए, आप पैसे की बचत जल्दी कीजिए, आप इन्वेस्ट जल्दी कीजिए, और आप ये सब चीज़ लॉन्ग टर्म तक कीजिए। अगेन इस तरीके, मतलब ये ऐसा क्यों कहते हैं, या फिर वाई इट इज अ लेसन, ये क्यों ऐसा लेसन बना है कि इतना इतना फोकस क्यों किया गया इस चीज़ पे। तो इसके लिए मेरे पास एक स्टैट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं किसी चीज़ में तो आपको रिटर्न कैसे मिलते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल यूएस स्टॉक मार्केट की अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड निकाल के देखेंगे, तो एक दिन में आपको पैसे कमाने के जो आपके चांसेस हैं वो हैं 50-50, कि आप एक दिन में या तो पैसे कमाएंगे या पैसे नहीं कमाएंगे। बस दो ही चीज़ होती है, या तो पैसा आता है या नहीं आता। तो एक दिन में ये आपके चांसेस हैं। अब आप उस एक दिन को अगर 1 साल कन्वर्ट करते हैं, कि आप अगर 1 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में, तो आपकी वो 50% की चांस इंक्रीज होके 68% हो जाती है। 68%, आप सोच सकते हैं। अगेन आप उस 1 साल के पीरियड को 10 साल चेंज कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए 10 साल तक, तो 10 साल तक वो आपके 68% का रेशियो प्रॉफिट कमाने का या पैसे कमाने का 88% हो जाता है, अगर आप 10 साल तक यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो। अगेन आप अगर उसको 10 साल को 20 साल कर देते हैं तो वो हो जाता है 100%। 100% से ऊपर तो पैसे कमाने का कुछ रेशो ही नहीं होता ना। या तो आपने 100% मतलब क्या, कि आपने पैसे लगाए आपको पैसे आए 100%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सब इस चीज़ पे फोकस क्यों करते हैं, कि आप जल्दी शुरुआत कीजिए, और आप सेविंग अपनी बचपन से या फिर जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं सेविंग्स की वो कीजिए। इन्वेस्ट करना सीखिए। वॉरेन बफेट इतने अमीर, इतने महान इन्वेस्टर ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र से, उन्होंने अपने बचपन से पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए थे, और आज देख लीजिए वो कहाँ पे हैं। और इसीलिए आज देख लीजिए मतलब समझे, उन्होंने अपने बचपन में शुरू किया। आज डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वॉरेन बफेट्स एज, बट शायद वो 80+ तो हैं, 80-90 के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, या 75+ होंगे, चेक कर लेना गूगल पे। 75+ होने के बाद आप देख रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक की एज, तब जाके उन्होंने उनका इतना पैसा हुआ है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टे फॉर लॉन्ग, लंबे वक्त तक कीजिए। ये थे हमारे लेसन नंबर ये था हमारा लेसन नंबर 9। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 10। अगेन पिछले लेसन से ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने के लिए आप में एक चीज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है धैर्य। धैर्य एक बहुत ही दुर्लभ नैतिक गुण है। पेशेंस इज अ रेयर वर्च्यू। ये इसलिए कहा जाता है कि पैसे को लेके इंसान बहुत जल्दी हड़बड़ा जाता है, उसका पेशेंस लेवल जो होता है बहुत जल्दी कम हो जाता है। पेशेंस इतनी जल्दी नहीं रह पाता। अगर आप खुद लगा के देख लीजिए कि अभी जैसे कोरोना का जो क्राइसिस आया था, या 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अगर आप हिस्टोरिकली इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और सडनली आपको पता चले
कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक दिन में 30% से डाउन हो गई, तो कितने ऐसे लोग होंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसी टाइम अपना पैसा निकाल लिया होगा शेयर मार्केट, स्टॉक से, या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा यही चीज़ होती है जो एक वेल्दी इंसान को एक एवरेज नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है, कि आप में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस आता है एक अनब्रेकेबल विल से। आप में धैर्य, संयम होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो आप अगेन नेपोलियन वाली बात कि आपके अगल बगल में कुछ भी होता है, आप अपना काम करते रहिए, वही वाली चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ वॉरेन बफेट, तो वॉरेन बफेट की जो जब ये बुक लिखी जा रही थी, ये उस वक्त के टाइम की बात है, उनकी लगभग 85 बिलियन डॉलर्स उनकी नेटवर्थ थी। 85 बिलियन आप कन्वर्ट करके देख लीजिए INR में कितने होते हैं। हाँ, तो 85 बिलियन में से 96% जो उनकी नेटवर्थ थी वॉरेन बफेट की उस वक्त, वो उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई थी। आप सोच सकते हो, किसी बंदे ने अगर मान लो 100 रुपये कमाए हैं, 100 रुपये का तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये क्या हो गया, सोच छोटी हो गई। अगर किसी ने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो आप सोच सकते हो 10 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ 60 लाख रुपए उसने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाए हैं। और वो बंदा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। तो आप सोच सकते हैं अपने बुढ़ापे में जाके उनको बचपन से किए हुए इन्वेस्टमेंट का फल मिला है। तो इसलिए इसे कहते हैं पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। और इन टर्म्स ऑफ पैसा तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो पेशेंट, और हर किसी में ये गुण होता भी नहीं है, हर कोई इतना पेशेंस नहीं रखता, तो वो चीज़ है। एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट लेसन, लेसन नंबर 11। घूम फिर के इस पूरी बुक का जो मेन लेसन है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम इनफ वाला, ये है कि आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी क्यों समझनी चाहिए, क्यों आना चाहिए आपको पैसे पे, सेविंग्स पे, इन सब पे फोकस क्यों करना चाहिए, आपका एंड गोल क्या होना चाहिए। और वो एंड गोल है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसे आती है, जब आपका अधिकार होता है अपने टाइम पे। यू हैव द अथॉरिटी ऑन योर टाइम। अगर आप जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जितने लंबे टाइम तक करना चाहते हैं, उस चीज़ से बेटर रिटर्न कोई नहीं दे सकता। तो आप अपने जो भी डिसीजंस लें, उस चीज़ में एक चीज़, उन डिसीजंस पे एक चीज़ हमेशा सोचें कि ये डिसीजन, और मैं फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये जरूर सोचें कि वो डिसीजन लेने के बाद आपको रात को नींद आएगी या नहीं। ये सबसे मेन चीज़ है। हैप्पीनेस, अगर आपके पास हैप्पीनेस ही नहीं है इतना सब करने के बाद भी, पैसे के पीछे इतना भागने के बाद भी, तो ऑफ कोर्स की बात है वो फिर भागना किस काम का, और वो पैसे किस काम के। तो यही चीज़ थी। ये थे लेसन्स ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मेरा फुल समरी ऑफ दिस बुक। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं ये नहीं कहूँगा कि काइंड ऑफ लेसन्स हैं, बट हाँ काफ़ी डिस्कस हुए, या फिर ये बुक आपको सोचने पे मजबूर कर देती है उन चीज़ों के बारे में। और उन्हीं में से एक ऐसा है कि आप चाहें ना चाहें, दो चीज़ें हमेशा आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगी, और वो है पैसा और सेहत। आपकी सेहत, आपकी और आपके घर वालों की सेहत। तो इन चीज़ों पे आप जितना जल्दी फोकस, जितना शुरुआत से फोकस करना शुरू कर देंगे, आप खुश रहेंगे। तो पैसा और सेहत बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों ही चीज़ ऐसी है जो अनसर्टिनिटी में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। ऑफ कोर्स आपको पता होगा। अगेन दूसरी चीज़ है कि टेल्स, आउटलायर्स जिसे कहते हैं, जो मैं बता रहा था कि कुछ इवेंट्स जो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बट जब होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, वो सब कुछ मूव करते हैं। हम जो भी देखते हैं ना कि टॉप पे कोई पहुंचा है, तो हर कोई नहीं पहुंचता टॉप पे, सिर्फ एक ही होता है टॉप पे। तो वो चीज़ें होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत एक्सट्रीम होती हैं, और वो एक काइंड ऑफ आउटलायर्स होते हैं जो हर चीज़ मूव करते हैं। तो उस पर हमेशा फोकस कीजिएगा। हमेशा मेरे कहने का मतलब है कि उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि हर कोई आउटलायर में नहीं आता, लेकिन आउटलायर इवेंट्स जब होते हैं तो आप उन्हें मिस भी मत करना। ठीक है। थर्ड, मूविंग ऑन टू पार्ट है इस बुक में जो ऑथर ने बहुत फोकस किया है, वो है सेविंग्स रेट पे। सेविंग्स सेविंग्स सेविंग्स। अब जितना जल्दी सेविंग्स करना शुरू करेंगे,
चाहे छोटे से बड़े से। आपको सेविंग के लिए कोई टारगेट नहीं करना कि अब मुझे एक फ़ोन लेना है इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ, या फिर मुझे गाड़ी लेनी है उसके लिए सेव कर। ऑफ कोर्स आप टारगेट लीजिए, आप उनके लिए सेव कीजिए, बट आप बिना टारगेट के भी सेव कर सकते हैं। और भलाई उसी में होती है जब आप बिना टारगेट के सेव करते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास वेल्थ बनती है। आप ये नहीं सोचते कि आपके जो पैसे बन रहे हैं आप फटाफट उसको वो चीज़ में खर्च कर देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि सेव कीजिए। एंड देन अगेन हमने दोबारा बात की थी उसी चीज़ की, अनब्रेकेबल विल और जो पेशेंस चाहिए होता है उतार चढ़ाव देखने के लिए। अगर आप ऑफकोर्स की बात, जब पैसे की बात आती है तो इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है, तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए धैर्य पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगा कि पैसे से रिलेटेड, या अगर आप देखना चाहते हैं कि एक इंसान की साइकोलॉजी कैसे बदलती है पैसे को लेके, या फिर आपको ये समझना है कि भाई मेरे पास चलो पैसे आ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे इन्वेस्ट करना शुरू करूं, तो 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, आप आशावादी होने चाहिए। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इनके बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिस्टर अंकुर वारिकू के वीडियोस देखें। उन्हीं से देख देख के मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो ही इज़ डेफिनेटली काइंड ऑफ अ मेंटोर। तो आप उनसे उनके वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि ये इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या होते हैं। तो आप इनमें इन्वेस्ट करें या करते हैं तो 3 चीज़ें जो मैं कह रहा था कि होने बहुत ज़रूरी है। आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको आपका सेविंग्स रेट हाई होना बहुत ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ है कि आप एक आशावादी हैं। आशावादी इन द सेंस कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे पैसे उससे बढ़ेंगे, या आप ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल इकॉनमी या फिर आपके देश की इकॉनमी जो है वो इंक्रीज करेगी, तब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें जब होती हैं तभी इंसान एक वेल्थ के पाथ पे चलना शुरू करता है। तो ये था मेरा फाइनल फुल समरी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ माइंड, सॉरी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, माइंड मनी मिक्स हो जाता है, बाय मॉर्गन हाउसल। बहुत अच्छी बुक है। रिव्यू के टर्म्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स अ मस्ट रीड। जो भी बुक मस्ट रीड होती है मेरी कैटेगरी में वो 5 स्टार होती है, 5 स्टार 10 स्टार जो भी देना हो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। आप ये बुक एक बार अपनी लाइफ में जरूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश किंडल। अगर आप किंडल यूज़ करें आप किंडल पे बुक पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी में पढ़ सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एंड देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद नेक्स्ट वीडियो एक फिक्शन का मैं प्लान कर रहा हूँ, एक नॉन फिक्शन, एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन ऑल्टरनेटिव चलने का। बट देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक का रिव्यू चाहते हैं, समरी चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर अगर तो नहीं, अगर अच्छी लगी या अच्छी हुई तो मैं डेफिनेटली उसे ज़रूर समरी, उसकी समरी पे वीडियो बनाऊंगा और रिव्यू करूंगा।